Welcome to IGNOUWALA. This assignment is developed by IGNOUWALA in association with Neeraj Publications, publishing the largest range, chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with its course code BPSE 144, दक्षिण एशिया का एक परिचय, साउथ एशिया एन इंट्रोडक्शन। निम्न वर्णात्मक श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, दक्षिण एशिया में शीत युद्ध के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। तो वो उपनिवेश काल के उपरांत दक्षिण एशिया में राजनीति का स्वरूप सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार का रहा है। अधिकतर देशों में राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर विविधता के उपरांत भी राजनीतिक प्रक्रिया विशिष्ट रही है। वहीं दक्षिण एशिया में चुनावी लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक स्वरूप परिपक्व दिखाई पड़ता है। फिर आता है सरकार का स्वरूप। सरकार का जो रोल है या फिर सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जो साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उन्होंने आज़ादी प्राप्त करके नए संविधान तथा द्विसदनीय मतलब द्विसदनीय विधायिका के संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। तो यहाँ पे 2 सदन होते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, जिसे एक तो हम लोकसभा कहते हैं, एक राज्यसभा कहते हैं। तो वैसे ही दक्षिण एशिया में ज्यादातर देशों में यही रूल, इसी तरह का संसदीय प्रणाली है। फिर आता है राजनीतिक बल। दक्षिण एशियाई देशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के विकास तथा प्रदर्शन में समानताएं पाई गई हैं। कुछ राजनीतिक दल प्रोटो राष्ट्रवाद अर्थात एक राष्ट्रवादी पहचान से जुड़े हैं और कुछ पाकिस्तान की जैसे पीपल्स पार्टी है, श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी वैचारिक सोच से उत्पन्न हुई। विभिन्न देशों में क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय आकांक्षाओं को मुद्दा बनाकर अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ है, जिससे बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई है। जैसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं तो उसे कह दिया है बहुदलीय प्रणाली। फिर राजनीतिक प्रक्रियाएं। दक्षिण एशियाई देशों में अधिकतर राजनीतिक दलों का अभिसरण प्रारूप एक समान दिखाई देता है। जैसे दक्षिण एशिया में दल वंशवाद की राजनीति थी, जैसे भारत में नेहरू गांधी परिवार, पाकिस्तान में भुट्टो शरीफ परिवार, श्रीलंका में कुमारतुंगा राजपक्षे परिवार, नेपाल का कोइराला परिवार आदि। तो यहाँ क्या किस तरह की है, ये है वंशवाद की राजनीतिक अवधारणा। फिर अंतर क्षेत्रीय राजनीति जैसे कि भारत ने 1960 के दशक में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तथा 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सुरक्षा की संधि की। फिर प्रश्न 2 है, दक्षिण एशिया में नृजातीय संघर्षों का विश्लेषण कीजिए। नृजातीय मतलब दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों में विषम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पहलू देखने को मिलते हैं। भारत अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में जातीय विन्यास की दृष्टि से अधिक व्यापक है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट है। तुर्की ईरानी वंश में पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी, मुजाहिर, बलूच, पहाड़ी तथा हिंदकोवो सम्मिलित हैं। जातीय विविधता के चलते अंतर सामुदायिक संघर्ष विभिन्न देशों में विभाजन का कारण बने हैं। जैसे दक्षिण एशियाई जातीय समूह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रों सहित दक्षिण एशिया की विविध आबादी की जातीय भाषाई रचना है। अल्पसंख्यक समूह जो किसी बड़े समूह में नहीं आते हैं, ज्यादातर ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मन भाषा परिवारों से संबंधित भाषा बोलते हैं और बड़े पैमाने पर लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके के आसपास रहते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न जातीय समूह की परंपराएं अलग अलग हैं जो बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित हैं। बिलियन है सबसे बड़ा समूह हिंदी भाषाओं के मूल वक्ता हैं जिनकी 400 मिलियन से अधिक है। ये समूह पूरी तरह से भाषाई आधार पर आधारित है, न कि अनुवांशिक आधार। गंगा जल संधि के निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। निहितार्थ मतलब प्रभाव। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिसमें भारत के पास ऊपरी नदी तटबंध है और बांग्लादेश के पास निचला नदी तटबंध है।
1996 में गंगा संधि द्वारा लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे के मुद्दे का समाधान किया गया और दोनों देशों के लिए अन्य साझा नदियों पर सहयोग करने हेतु एक मार्गदर्शक प्रारूप का निर्माण किया गया था। इस संधि पर हस्ताक्षर से पूर्व बांग्लादेश और भारत के बीच जल को लेकर विवाद होते रहते हैं। विवाद इस बात को लेकर था कि कितनी पानी की मात्रा को वैध माना जाए, विशेषकर जब तक बरसात के मौसम में बारिश कम होती है और पानी की कमी हो जाती है। विवाद का एक अन्य मुद्दा भी था कि 1975 में बनाया गया फरक्का बैराज जहां से पानी की जरूरत के लिए मोड़ा जाना तय हुआ था। बांग्लादेश 1971 में जब स्वतंत्र हुआ तो पानी की एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया था। तो 1997 में क्या हुआ, 2 अंतरिम अल्पकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 1982 में एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी। फिर 1996 में गंगा पर एक दीर्घकालीन संधि के लिए सहमत हुए। गंगा जल संधि की रूपरेखा के साथ तीस्ता और फेनी नदियों के जल बंटवारे के अलावा 6 अन्य प्राकृतिक नदियों के जल बंटवारे पर भी चर्चा जारी रही। फिर आता है फरक्का में गंगा जल बंटवारे पर गंगा संधि का सारांश। सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जल संसाधनों का उत्तम उपयोग और पारस्परिक लाभ के लिए आपसी सहमति से एक सामान्य सहमति। फिर फरक्का में आपसी सहयोग की भावना से जल के बंटवारे की व्यवस्था तथा गंगा के प्रभाव में वृद्धि करने की दीर्घकालिक समस्या के समाधान की जरूरत है। प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक 10 दिन की अवधि के लिए जल बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनी, जिसे संधि के अनुबंध और 1/11 में निर्धारित किया गया। फिर आता है चीन की दक्षिण एशिया के प्रति नीति का विश्लेषण कीजिए। चीन की आर्थिक और राजनीतिक पहुंच इतनी तेजी से बढ़ी है कि कई देश, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत मजबूत राज्य और नागरिक समाज संस्थानों वाले भी इसके प्रभावों से जूझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तथा पश्चिमी यूरोप के उन्नत औद्योगिक लोकतंत्रों में इस मुद्दे पर भी ध्यान बढ़ रहा है। लेकिन कमजोर देश वे जहां एक ओर चीनी सक्रियता के दायरे और तीव्रता के बीच सबसे बड़ा अंतर है और दूसरी ओर राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने की स्थानीय क्षमता, मतलब लोकल जो कैपेसिटी है उस तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता। और उसके बाद क्या है, दक्षिण एशिया में भारत का रणनीतिक स्थान सिकुड़ गया है क्योंकि इसमें क्या है, चीन अपना विस्तार बढ़ा रहा है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। पहले पड़ोसी देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को मुख्य प्रमुखता, फिर आता है भू रणनीतिक महत्व, क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर। फिर चुनौतियां हैं बैठकों में कमी, साफ्टा की सीमाएं, फिर है भारत पाक संबंध के मध्य बढ़ते तनाव और संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। आगे की राह, ऐसे में जहां चीनी निवेश एवं ऋण तेजी से बढ़ा है, सार्क में विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। सार्क क्या है, एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है। फिर है नया तालिबान, हमें इसमें 100 शब्दों में उत्तर देना है। पहला है नया तालिबान शासन। जो नया तालिबान शासन है जिसने अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण हासिल कर लिया, उस सरकार की वापसी का प्रतीक है जिसने 1996 से 2001 तक शासन किया था। तो इन लोगों ने 1996 से 2001 तक शासन किया, जो कि अब 2021 में दोबारा से लग गया है। तालिबान के संयम के वादे, असहमति के कठोर दमन, मीडिया सेंसरशिप और मानवाधिकारों के हनन के कारण खंडित हो गए हैं, मतलब हटा दिए गए हैं। फिर है दक्षिण एशिया में बहुलवाद। संस्थाओं के रूप में अपने गठन और निरंतरता में अद्वितीय दक्षिण एशियाई समाज वास्तव में उनकी विविध और बहुलवादी संस्कृति की एक निधि है। जो चीज दक्षिण एशिया को बांधती है वह है समृद्ध और विरासत के साझा बंधन को साझा करने वाले देशों की निकटता और एक सुरक्षा समुदाय के गठन में मदद करना। दक्षिण एशिया का इतिहास उपनिवेशवाद का इतिहास है। दक्षिण एशिया के अधिकांश देश किसी न किसी समय अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश द्वारा बनाए गए हैं।
राष्ट्र राज्यों का उदय पश्चिमी देशों से उधार लिया गया है। दक्षिण एशियाई राज भी राजशाही के अधीन रहा। भारतीय शासकों के कुछ साम्राज्यों का विस्तार हुआ। दक्षिण एशियाई देशों को इस अंतःक्रिया से संस्कृति का स्थानांतरण और अंतर संबद्ध हुआ। फिर है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग। मानव विकास तथा आर्थिक विकास में चुनौतियों के उपरांत भी क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई देशों में विकास को कुछ लाभकारी स्तर पर ले जा सकता है। 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का निर्माण इस दिशा में एक सफल प्रयास था, जिसके परिणाम स्वरूप आरंभिक दशकों में प्रगति का स्वरूप धीमा था, परंतु गरीबी उन्मूलन तथा व्यापार उदारीकरण जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया। मतलब स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई गरीबियों के उद्धार के लिए और व्यापार का उदारीकरण, मतलब उसको जितना भी हम ब्रॉड एस्पेक्ट पे ले जा सकते हैं उसका। अब आया हमारे पास साथ ही तत्काल पड़ोस की अपेक्षा ट्रांस रीजनल पार्टनरशिप और भारत का बढ़ता झुकाव पहले की नीति को भी पीछे छोड़ चुका है। अब दोनों देश साथ मिलकर प्रगति की राह की ओर अग्रसर हैं। फिर दक्षिण एशिया में सामाजिक संसार, मतलब कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके का है। मीडिया समाज पर प्रभाव डालता है। मीडिया राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पॉलिटिक्स के। मीडिया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालकर जनता की राय को दिशा प्रदान करती है। आजादी के बाद भी मीडिया में स्वतंत्र प्रेस ने प्रमुख तौर पर लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में भूमिका निभाई। मीडिया मानव अधिकार, भ्रष्टाचार, बच्चे के जन्म देखभाल, घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखने में सहायक हैं। पाकिस्तानी मीडिया महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और सीमा पार आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से विमर्श करने में समर्थ नहीं है। बांग्लादेश में मीडिया स्वतंत्रता संग्राम पहले से ही सक्रिय भूमिका निभा रही है। मुक्ति संग्राम में मीडिया ने वीडियो के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो बांग्लादेश में मीडिया है उसने क्या किया है, मुक्ति संग्राम पहले से हुआ उसमें, फिर उन्होंने क्या किया, वीडियो के रूप में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, मतलब उनको एनकरेज किया कि आप आगे बढ़िए। शासक समूह मीडिया घरानों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए नीतियों ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक विचार के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाई है। मतलब जो रूल कर रहा है वो मीडिया पे कंट्रोल रखता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को बनाया है जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी खत्म करने की कगार पे है। वहां पे उन्होंने लोकतांत्रिक विचार के लिए, मतलब जो खुले हिसाब से आप बोल सकते हैं उस तरीके के लिए उन्होंने प्रतिकूल स्थिति अपनाई है, मतलब फेवरेबल नहीं रखी है सिचुएशंस। फिर है आतंकवाद से वैश्विक युद्ध। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर GWOT का उपयोग 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले के जवाब के रूप में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक आतंकवाद विरोधी अभियान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आतंकवाद पर अमेरिकी युद्ध के घरेलू आयाम और नए आतंकवाद विरोधी कानून जैसे USA पैट्रियट एक्ट और नए सुरक्षा संस्थान जैसे होमलैंड सुरक्षा विभाग और कई अन्य का दावा है कि अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियानों की विफलताओं ने पहले इसकी सफलता को प्रभावित किया है। फिर है अफगानिस्तान और इराक में हमले ने मुसलमानों के बीच अमेरिका विरोधी भावना को जन्म दिया है, जिससे उग्रवादी इस्लाम का संदेश बढ़ गया है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 153 ज्ञात आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी वित्तीय केंद्रों की संपत्ति जब्त कर ली गई और प्रमुख आतंकवादी वित्तीय नेटवर्क बंद कर लिए गए हैं। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment
do you want to see next? Thank you for watching.